हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके वार्षिक परीक्षा में आपको जो आंसर शीट दी जाएगी आंसर्स लिखने के लिए, उसमें हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, उस आंसर शीट में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, कैसे लिखना है, आंसर्स को कैसे लिखना है, रोल नंबर संबंधी जो भी जानकारी है वो हम कैसे उसमें फिलअप करें, आंसर को कितना अच्छे से लिखें ताकि हमें फुल मार्क्स मिले। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चाहे आप स्कूल के विद्यार्थी हो, चाहे आप कॉलेज के विद्यार्थी हो, बीएससी, बीए, बीकॉम, किसी भी स्ट्रीम के आप विद्यार्थी क्यों ना हो, ये जानकारी आपकी बहुत काम आएगी। चाहे आप पीजी के ही विद्यार्थी क्यों ना हो, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के पीछे उद्देश्य ये है, या यूं कहिए कि कारण क्या है इस वीडियो को बनाने का, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि बच्चे जो हैं वो पहले पेज में, यानी जिसमें हम अपनी जानकारियां भरते हैं, रोल नंबर, विषय का नाम, ये सब भरते हैं, उसमें भी अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं। कहाँ क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, कई बच्चों को पता नहीं रहता। तो इसलिए हम ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। इससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, प्लस आपको सबसे बड़ी बात और सबसे मेन जानकारी क्या मिलेगी कि आंसर शीट के अंदर के पन्नों में जब हम आंसर्स लिखें तो किस तरह से, किस पेन का इस्तेमाल हमें कैसे करना है, मार्जिन कैसे खींचनी है, आंसर्स को कितना अच्छे से हम सजा कर लिखें, ये सभी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आंसर सही लिखना जितना जरूरी होता है उतना ही जरूरी उस आंसर को सुसज्जित करना होता है। कई बार ये होता है कि हम आंसर तो सही लिखे हैं लेकिन हमको कम नंबर मिलता है, दूसरे को ज़्यादा नंबर मिलता है। ऐसा होता है क्योंकि लिखावट में सुंदरता भी होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर सबकी राइटिंग तो एक जैसी नहीं बनती, चलो मान लिया, लेकिन सफाई से तो सभी लिख सकते हैं। अगर हम छोटी छोटी बातों की जानकारी रखें, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, तो हम अपने आंसर्स को बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे आपका आंसर शीट का जो शुरुआती सबसे पहले जो फ्रंट में आपको जो पेज मिलेगा जिसमें आपको ये सारी जानकारियां भरनी होती हैं। तो वैसे तो आप में से बहुत जन को पता होगा कि ये इसमें क्या क्या लिखना है, बहुत सामान्य सी जानकारी है। फिर भी इसको बताने के पीछे कारण क्या है, कई लोग कहाँ गलती करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप देखो कि आपका कौन सा एग्जाम है, आप देख लेना यहाँ पे। तो अभी कुछ दिनों बाद वार्षिक परीक्षा चालू होने वाली है, तो आप अगर आप वार्षिक परीक्षा दिला रहे हैं तो आपको यहाँ पे ऐसे टिक करना है। सन कौन सा वो यहाँ पे लिखना है। अभी 2024 में आप दिला रहे हैं तो 24 लिख लीजिए। ठीक है, परीक्षा का नाम क्या है आपका, आप जिस क्लास के हैं आप उस क्लास का नाम लिखेंगे। क्योंकि जैसे मैं मान लीजिए अगर मैं बीएससी फाइनल ईयर की परीक्षा दिला रहा हूँ तो मैं ऐसे लिखूंगा बीएससी फाइनल ईयर, ऐसे लिखूंगा। ठीक है, इस तरीके से आप उसको लिखेंगे। जो भी आप जिस क्लास की परीक्षा दिला रहे हैं उसका नाम लिखेंगे आप यहाँ पे। अनुक्रमांक जो आपका है, ठीक है, आपको यहाँ डब्बे दिए गए हैं अनुक्रमांक लिखने के लिए, ये जो डिब्बे दिए गए आप वहाँ पे लिखेंगे। आप लिखते चलिए शुरू से। अगर कुछ मतलब अगर आपका रोल नंबर छोटा है, मान लो वो यहाँ तक समा गया, तो इन कॉलम्स को फिर कट कर दें। ठीक है, शब्दों में रोल नंबर कैसे लिखा जाए, देखो होता क्या है कि अगर मान लीजिए हमारा रोल नंबर छोटा है, ठीक है, मान लीजिए आपका रोल नंबर 3 अंकों का है, मान लो 712, तो हम 712 लिख करके 712 लिख देते हैं। लेकिन आपका रोल नंबर अगर बहुत बड़ी संख्या में है ना, 10 लाख करोड़ वाली संख्या में है, तो हम इतना लंबा तो नहीं लिख सकते। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा रोल नंबर है 8102435789, इस टाइप से, तो मैं कैसे लिखूंगा 8 फिर 1, ठीक है ना, अच्छी राइटिंग में लिखना है, फिर 0 फिर 2 फिर 4 शब्दों में लिख लीजिए। जो इंग्लिश में लिखते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे 81, स्पेलिंग लिख लीजिए EIGST 81024355, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सरल है, इसको बहुत सरल जानकारी है। नामांकन क्रमांक या एनरोलमेंट नंबर इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, ये आपके एडमिट कार्ड में दिया होता है, उसको आप यहाँ लिखेंगे। अब आते हैं हम यहाँ पे, ये तीनों चारों नाम एक जैसे जान पड़ते हैं। सर विषय के नाम में क्या लिखना है, प्रश्न पत्र में क्या लिखना है, फिर प्रश्न पत्र के नाम में क्या लिखना है। तो आपकी सुविधा के लिए मैं प्रश्न पत्र, ये पिछले साल का प्रश्न पत्र है, इसको मैं समझाने के लिए आपको लाया हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत न जाए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी पेपर, कोई भी प्रश्न पत्र आपको दिया है, आपका जो प्रश्न पत्र रहेगा आपके विषय का जो रहेगा उसमें
हमको देखना कैसे, वैसे तो आपको पता होगा आज कौन सा पेपर है, पेपर का नाम क्या है, हम सबको पता होता है, प्रश्न पत्र प्रथम है कि द्वितीय है कि तृतीय है, ये सबको पता होता है, फिर भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे आपकी कक्षा का नाम लिखा होता है, जो भी है, बीएससी है तो बीएससी, बीए तो बीए, बीकॉम है तो बीकॉम, फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम है कि वार्षिक परीक्षा, वो सब लिखा होता है, यहाँ पे लिखा रहेगा। आपको मेन क्या देखना है, विषय का नाम, प्रश्न पत्र और प्रश्न पत्र का नाम, वो आप देखेंगे यहाँ पर लाइन से ये 3 चीजें लिखी होती है, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा। विषय का नाम लिखा है मैथमेटिक्स, प्रश्न पत्र में लिखा है पेपर फर्स्ट करके लिखा होगा, पेपर फर्स्ट, ध्यान से देखेंगे, और प्रश्न पत्र का नाम में लिखा है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। ये तीनों लाइन से रहता है, मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा है, मैथमेटिक्स, ये आपका क्या हो गया, विषय का नाम। फिर पेपर का प्रश्न पत्र है, देखो विषय का नाम में यहाँ पे लिखना है, गणित है तो गणित, फिजिक्स है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री, ये लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न पत्र में आपको क्रमांक लिखना है, प्रथम प्रश्न पत्र है कि द्वितीय प्रश्न पत्र है, पेपर फर्स्ट है कि पेपर सेकंड, वो आपको यहाँ पे लिखना है। और प्रश्न पत्र का भी नाम होता है, ठीक है। विषय का नाम तो ठीक है, लेकिन जैसे मेरा विषय का नाम हो गया गणित, तो प्रश्न पत्र के नाम में मैं सिर्फ गणित नहीं लिखूंगा। अब वो गणित के अंदर पहला जो मेरा अगर मान लो प्रथम प्रश्न पत्र है, तो प्रथम प्रश्न पत्र का नाम क्या है, तो मेरा नाम मतलब प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, तो मैं उसको यहाँ पे लिखूंगा प्रश्न पत्र के नाम में, ठीक है। अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो बीजगणित एवं त्रिकोणमिति। मैं एक बात एकदम ध्यान से बता रहा हूँ, अभी जैसे मैंने जो विषय का नाम लिया अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, तो अगर आप फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं तो एक बात सुनिश्चित कर लें कि अब बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है, जो कोर्स है, वो नई शिक्षा नीति के अनुसार जो चेंज हुआ है, तो हमारा अब ये जो पेपर का जो नाम है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री नहीं है ना, तो ये पुराने पेपर के हिसाब से मैं नाम ले रहा हूँ, तो आप अच्छे से देख लेंगे। अब आपका जो फर्स्ट पेपर है वो कैलकुलस है और जो सेकंड पेपर है वो अलजेब्रा है, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें, कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। तो प्रश्न पत्र का नाम में आपको ये लिखना है। ये तीनों बातें मैं फिर से बता रहा हूँ, लाइन से आपको दिया रहता है, विषय का नाम, फिर आपको प्रश्न पत्र का जो क्रमांक है, प्रथम है तो प्रथम, द्वितीय तो द्वितीय, तृतीय तो तृतीय, ये दिया रहेगा, उसके बाद प्रश्न पत्र का नाम दिया रहेगा। अब ये तीनों जब परीक्षा का दिन आप लिख लेंगे, सोम मंगल बुधवार क्या क्या है वो सब लिख लेंगे, परीक्षा का दिनांक लिख लेंगे, संलग्न पूरक उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या, यहाँ पे देखो यहाँ पे खाली डिब्बा है, जब आप पेपर बनाते समय जो पूरक उत्तर पुस्तिका लेते हैं जिसको हम सप्लीमेंट्री कहते हैं, मान लो आप 2 सप्लीमेंट्री लेते हैं तो लास्ट में इस कॉलम में 2 जरूर लिखें, इससे आपको पता रहेगा कि आपने 2 सप्लीमेंट्री लिया है। एक लेते हैं तो एक लिखें, अगर एक भी सप्लीमेंट्री नहीं लेते हैं तो इसको ऐसे क्रॉस कर दें, ठीक है। तो ये तो हुई हमारी पहले पेज की जानकारियां। अभी पूरा वीडियो देखना, अभी आपको बहुत मस्त मस्त चीज बताऊंगा आपको मैं कि किस तरह हम अपने आंसर सेट को एकदम सुंदर बना सकते हैं, आंसर किस तरह से लिखना है हमको, ठीक है। अगर हम गणित के व्यंजक बना रहे हैं, केमिस्ट्री की चीजें बना रहे हैं, अगर हम फिजिक्स के डायग्राम बना रहे हैं, तो हमको किस तरीके से बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये आप अच्छे से देखिए, थ्योरी वाले सब्जेक्ट अगर हम बहुत किसी टॉपिक में अगर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं तो उनको किस तरह से लिखा जाए, तो आप जल्दी से देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और अब मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि इसका रोल खत्म हो गया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा ये, और आप इन बातों को अच्छे से जानकारी रखें। अच्छा, एक और बात, इन सभी जानकारियों को जब हम बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि उत्तर पुस्तिका के इन जानकारियों के जस्ट बगल में बहुत सारे निर्देश लिखे होते हैं, परीक्षार्थियों के लिए निर्देश लिखे होते हैं, आपको उन निर्देशों को पढ़ना जरूरी है। अब आप कहेंगे सर इनको लिखें उसके बाद उनको पढ़ें, वैसे में तो लेट हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको एक छोटी सी सलाह देता हूँ कि आप पहले दिन, अगर जिनको वो निर्देश सब पता है तो वो फिर ठीक है, नहीं तो आप पहले दिन थोड़ा सा पहले चले जाइए, 5 मिनट उनको पढ़ने में ज़्यादा आपको समय ले, एक माइंड में ये रहता है कि हमको परीक्षा हॉल में क्या क्या करना है या क्या क्या नहीं करना है, कौन सी बातों का ध्यान रखना है, पेपर दिलाने के समय क्या ध्यान रखना है, ये सब पता रहना चाहिए आपको। तो 5 मिनट पहले जाकर के आप, मतलब जो भी आपने समय निर्धारित किया हुआ है कि मुझे परीक्षा हॉल में इतने समय घुसना है, ये है जो भी है, उसके लिए उससे 5 मिनट पहले आप इसके लिए समय दें, ठीक है। यानी कि आपको 5 मिनट पहले जाना है, पहले दिन बस जाइए, एक बार पढ़ लीजिए, रोज रोज आपको पहले जाने की जरूरत नहीं है, रोज रोज उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके माइंड में बस वो चीजें बैठी होनी चाहिए, इतना ही बस जरूरी है, ठीक है।
अब चलिए, अब मैं इसको मिटाता हूं। अच्छा, ये तो आपका आंसर शीट का फ्रंट पेज, ये मेरा मान लो आंसर शीट का फ्रंट पेज है। फिर हम इसको पलटते हैं, ठीक है। आप इधर से मत लिखें, इधर से लिखना शुरू करें, ठीक है, क्योंकि ये सब जो लिखा रहता है तो पीछे तरफ वो पूरा थोड़ा सा मतलब अच्छे से लिख के नहीं बनता, तो आप इधर से लिखना शुरू करें। अब लिखना शुरू तो करना है सब, लेकिन वो कैसे करना है उसके बारे में अब ध्यान से सुनिए खास बातें। अभी इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, इसका रोल खत्म, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अक्सर कई बच्चे आंसर शीट में मार्जिन लाइन खींचते हैं, कई बच्चे दोनों तरफ खींचते हैं। तो आपको दोनों तरफ नहीं खींचना है, आप एक तरफ खींचिए, एक तरफ खींचिए। जैसे ये आंसर शीट का ये वाला हिस्सा है, तो आप कम से कम थोड़ा गैप बना करके, एकदम ज्यादा गैप भी नहीं बनाना है आपको, जो सामान्य जो गैप होता है वो गैप रखते हुए आप इतना कम से कम इतना गैप रखते हो। अब यहाँ पे तो बोर्ड है, अब वो कॉपी इतना इतना इतने में तो आपका आंसर शीट समा जाएगा। तो आप अपने हिसाब से सामान्य गैप रखें, जो गैप कॉपियों में होता है आप देखते हैं वही गैप आपको रखना है। और आपको गैप रखने के बाद अब सुनिए कि क्वेश्चन आंसर कैसे लिखना है। पेपर प्रश्न पत्र जब पढ़ना शुरू होता है, अच्छा एक बात, खास बात, ये जो जानकारियां हैं, मैंने आपको बोला ये सब जानकारी जो आपको भरना है, आप इसको भरने का सही समय क्या है। जैसे मान लीजिए पेपर का समय है 11 बजे से 2 बजे तक, तो क्या ये जानकारी आप 11 बजे से भरना शुरू करेंगे क्या? नहीं, 11 बजे तो आपको पेपर बनाने का समय शुरू हो जाता है 11 बजे, इसलिए आपको पहले जाकर ये जानकारियां भर लेनी है, ठीक है। आप लोग ये बात जानते भी होंगे। निर्देश पढ़ने का समय आपको पहले, मतलब जो काम करना है पहले करो, बस 11 से 2 अगर पेपर है तो 11 बजे एग्जैक्ट आपका आंसर लिखने का काम शुरू हो जाना चाहिए। 7 से 10 पेपर, तो आपको 7 से कम इतना समय पहले पहुंचना है कि आप ये जानकारियां लिख ले, पहले दिन जाकर निर्देश अच्छे से पढ़ लें। पहले दिन तो आपको और कौन कौन सी खास तैयारी करनी होती है कि आपको अपना कक्ष क्रमांक ढूंढना होता है, ठीक है ना, तो इसलिए पहले दिन थोड़ा जल्दी जाएं, ये बात आप जरूर ध्यान रखें। अच्छा, अब हम आते हैं आंसर लिखने के पैटर्न पर, कैसे आंसर लिखें। आपको अगर क्वेश्चन पेपर दिया जाता है तो कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर पढ़ने में ही बहुत समय लगा देते हैं। क्वेश्चन पेपर शुरू में पढ़ना कोई गलत बात नहीं है, पढ़िए आप इसको, तो किससे हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से उत्तर हमसे बनते हैं, कौन से उत्तर हमारे लिए कठिन है लिखने, कौन से सरल है, ये सब पता चल जाता है। तो आपने एक बार आपको रीड करना है ना, एकदम जल्दी जल्दी रीड करना है ना, एकदम आपको आराम से रीड करना है, समय का ध्यान रखते हुए एक सामान्य रूप से आप उसको पढ़िए। फिर आपके मन में एक पिक्चर बैठ जाएगा कि मुझे कौन से उत्तरों को पहले लिखना है, ठीक है। मान लीजिए आपने ये देखा कि सर मेरे से सबसे बढ़िया जो है मान लो प्रश्न क्रमांक 4 का तीसरा उत्तर बन रहा है, एक बात की बात, तो आप बाकायदा उसको, ये जो यहाँ पे लाइनें खींची होती हैं, देखिए आप, कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं, कोई गलत बात नहीं, लेकिन हमको अच्छे से बनाना है तो आप बाकायदा बीचों बीच लिखें, ऐसे लिखें, प्रश्न क्रमांक 4 का या प्रश्न क्रमांक 4 का तीसरा उत्तर या उत्तर 3, ऐसे लिख दो आप, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर तीसरा या 3, मतलब फुल डिटेल में लिखो ताकि पेपर चेक करने वालों को एक बार में समझ में आए कि इसने किस प्रश्न का कौन सा हिस्सा हल किया है, ठीक है। ऐसे आप लिखें बाकायदा। कुछ हेडिंग डालना है मान लो आपको, जैसे मान लीजिए आप किसी सब्जेक्ट का समुच्चय की परिभाषा है, ठीक है, तो परिभाषा लिखने के लिए आप हेडिंग डालिए। अच्छा एक और बात, ये जो आप लिखने वाले हैं सर, इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है, ब्लैक पेन से लिखिए, एक अंडरलाइन कीजिए, सुंदर दिखेगा आपका आंसर शीट, ठीक है, ब्लैक पेन से लिखना है। हेडिंग डाल लीजिए आप ब्लैक पेन से, अंडरलाइन कीजिए, यहाँ से ऐसे लिखिए, अब लिखना शुरू कीजिए, जो भी है वो लिखना शुरू करो। आप ऐसे लिखते चले गए, ये अलग से दिखेगा, ये इतना अलग दिखेगा ब्लैक पेन से कि सामने वाला समझ जाएगा हाँ समुच्चय के बारे में इसने लिखा है। पैराग्राफ, एक जैसे आपको एकदम लंबा थ्योरी लिखना है तो समय समय पे जरूरत के हिसाब से पैराग्राफ चेंज करते जाइए, ठीक है, वो लिखते जाइए। अगर कोई ऐसा प्रश्न बना रहे हैं आप जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे मान लीजिए द्वितीय विश्व युद्ध के तात्कालिक कारण क्या क्या थे, तो कारणों में हमको बहुत सारे लिखना पड़ता है। किसी ऐसे टॉपिक के जैसे बहुत सारे पॉइंट्स आ गए, तो जैसे मान लो पहला कारण ये था, तो उसको आप ये नंबर, पहला क्रमांक और उसमें जो आप हेडिंग डाल रहे हैं उसको आप ब्लैक पेन से लिखिए, डैश लगाइए, फिर उसको आगे सॉल्व कीजिए, मतलब सॉरी
थ्योरिकल है तो पूरा उसका थ्योरी लिखिए। फिर अगला कारण क्या है, जैसे मान लो ये वाला यहाँ पे खत्म हुआ तो वो लाइन छोड़ दो, एक लाइन और छोड़ करके यहाँ लिखो, दूसरा उसको ब्लैक पेन से लिखो। आप कल्पना करो, आप मन में उसको इमेजिन करो कि कितना सुंदर दिखेगा आपका आंसर शीट। ये थ्योरी क्वेश्चन लिखने का ही तरीका होता है, ठीक है। एकदम लाइन से भी नहीं लिखना है आपको, समय के अनुसार और जरूरत के हिसाब से आपको पैराग्राफ चेंज करना है। अच्छा, कई बच्चे लोग आंसर शीट जल्दी जल्दी भर जाया करके ना दूर दूर लिखते हैं, एकदम एक शब्द यहाँ लिखा तो एक शब्द यहाँ लिखा तो एक शब्द यहाँ लिखा। आपको ऐसा नहीं करना है, सामान्य तरीके से पेपर बनाइए, सामान्य, एकदम सामान्य। हम सामान्य में भी पेपर को सजाने का तरीका आपको बता रहे हैं, ताकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी न लगे, यानी एकदम ज़्यादा ओवर भी न लगे, और हम क्यों अपने पेपर को बिगाड़ना चाहेंगे, इसलिए हम कम भी नहीं करेंगे। तो एक जो स्टैंडर्ड लेवल होता है जो अच्छी आंसर शीट का, वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अगर कोई गणितीय सवाल है, अब देखो गणित के व्यंजक हम कैसे बनाएंगे, गणित के व्यंजक कैसे बनाएंगे। मान लो आप कोई गणित का प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं या फिजिक्स का कोई व्यंजक सॉल्व कर रहे हैं, उसमें भी गणितीय काम होता है। तो हम लिखते हैं, पहले तो सवाल के बारे में जानकारियां लिखते हैं, माना ये है जो भी है। अब हम मैथमेटिकल काम शुरू कर रहे हैं। जब आपका लास्ट में जो हम लोग का रिजल्ट मिलता है, या फिजिक्स में हम कोई व्यंजक जब प्रूफ करते हैं, जैसे मान लो ये कोई फॉर्मूला सिद्ध हो गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो भी है, तो आप उसको ब्लैक पेन से डब्बे में बंद करें, ब्लैक पेन से डब्बे में बंद करें, और उस जिस चीज को आपने सिद्ध किया है उसको बाकायदा लिखें कि यही इस प्रमेय का अभिष्ट व्यंजक है, या अतः यह प्रमेय सिद्ध हुआ, पूरा लिखें उसको, सब अच्छे से लिखें, ठीक है। पूरे शब्दों में आपको उसको लिखना है, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन बनेगा, बहुत अच्छे से आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ऐसे प्रश्नों की या ऐसे सवालों की जिसमें चित्र बनते हैं, ठीक है। अब चित्रों को कहाँ पे बनाना है, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मान लो एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें भुजा ये है, एक इसमें अपन एक परपेंडिकुलर लिखते हैं, कोण ये है, ये सब जानकारियां लिख रहा हूँ। उसके बाद बहुत सारा मैथमेटिकल काम कर रहा हूँ, और पता चल रहा है जिस त्रिभुज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो त्रिभुज बना है सवाल के सबसे आखिरी में। तो जांच करता जब उस आंसर को पढ़ते रहेगा तो उसकी सहूलियत की दृष्टि से क्या जरूरी है, जहां आप वो थ्योरी लिख रहे हैं उसी के आसपास चित्र बनाए, ताकि वो थ्योरी को पढ़ते समय तुरंत वो चित्र आसानी से देख सके और वो खुश हो जाए कि हाँ, जैसे जैसे इसने लिखा है वैसा ही चित्र में बनाए, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम शुरुआत ही चित्र से कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ गलत नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, सब सही है, लेकिन हम अच्छे से अच्छा तरीका आपको बता रहे हैं। तो आप जब भी कुछ चीज लिखें, ठीक है ना, तो हमेशा याद रखें कि आपको चित्र उसके आसपास रखना है, चित्र शुरू में या लास्ट में नहीं रखना है। अक्सर मैं तो ये भी देखा हूँ कि बच्चे आंसर को रट लेते हैं और वो लिख देते हैं और चित्र बनाना भूल जाते हैं। हम पूरे आंसर में चित्र की बात कर रहे होते हैं, चित्रानुसार ये त्रिभुज एबीसी है जो भी है, और चित्र कहीं नहीं रहता। तो इसका अर्थ है कि उस आंसर को जरूर उसने रटा हुआ है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप भले चित्र बना करके, जैसे चित्र आप बना दिए, उस चित्र के बारे में उसके जस्ट नीचे लिख दिए कि उपरोक्त चित्र में ये है, तो सामने वाला क्या है, हाँ, आपको खुद को भी सहूलियत होगी है कि आप एक बार चित्र जैसे किसी को अच्छे से समझ में आ गया तो चित्र के बारे में वो नीचे डिस्क्राइब करके लिख सकता है, उसको रटने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो प्रश्नों उत्तर को आपको ऐसे लिखना है, हेडिंग बीचों बीच बढ़िया डाल करके, एक उत्तर खत्म हो जाए तो एक लाइन, जैसे मान लो ये पहला उत्तर खत्म हो गया, आप एक लाइन ब्लैक लाइन से इसको क्लोज कर दो, ठीक है, ब्लैक पेन से उसको क्लोज कर दो। अगला उत्तर चालू करो, यहाँ पे जैसे मान लो बीचों बीच चालू कर देना आपको, प्रश्न क्रमांक इतने के इतने नंबर का उत्तर, या प्रश्न क्रमांक चौथा का दूसरा उत्तर, पूरा लिखिए, अच्छे से लिखिए, फिर उसका हेडिंग डालिए ऐसे। अच्छा, एक और बात, ये तो हमने बताया तरीका, अब मैं बता रहा हूं आपको खास बातें। सजाने के चक्कर में, राइटिंग अच्छी बने इस चक्कर में, शुरुआत में कभी कभार हाथ एकदम स्लो चलने लगता है कि अभी तो बहुत सारा समय है, 3 घंटे पर्याप्त है, आराम से चलते हैं एकदम सजा सजा के। कई लोग इस अंडरलाइन को भी ऐसे स्केल से लिखते हैं, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, गलत कुछ नहीं है, सब सही है, लेकिन आपको समय का पूरा ध्यान होना चाहिए। आप अपनी प्रैक्टिस इतनी अच्छी रखें कि आपको स्केल की जरूरत कम से कम पड़े। हाँ, मार्जिन लाइन खींचने के लिए तो आप स्केल यूज करें, लेकिन इसको तो आप फटाफट ऐसे कर सकते हैं ना, तो उसमें आपको समय नहीं लगना चाहिए, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान रखना है 3 घंटे में आपको वो पेपर अच्छे से पूरा बनाना है।
कोई व्यक्ति साल भर में कितना ही पढ़े, कितना ही अच्छे से पढ़ ले, लेकिन मेन अगर वो 3 घंटे में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया 3 घंटे, तो फिर मार्क्स कम हो सकते हैं। आपको पूरा खेल जो है, साल भर का पूरा खेल उस 3 घंटे पर निर्भर करता है। इसलिए आपको शुरुआत से ही एकदम पूरा सजग रहना पड़ता है। सजग मतलब होश में, ठीक है, कितना समय बीत रहा है, मेरा कितना आंसर बना है, कितना बचा है, ये सब का बार बार आपको ध्यान रखना पड़ता है। नहीं तो होता क्या है, शुरुआत में तो आराम से एकदम हाथ स्लो चलता है, हम लोग एकदम राइटिंग से जाने के चक्कर में रहते हैं। बाद में पता चलता है इतने सारे आंसर लिखने बचे हैं और समय देखो तो बचा है 20 मिनट। उसके बाद जो हाथ चलता है हमारा फास्ट, राइटिंग भी बिगड़ती है, समझ में भी कुछ नहीं आता है। तो हम क्यों ऐसी नौबत आने दें? उससे अच्छा शुरुआत से ही आप एक अच्छा फ्लो बना करके रखें, आंसर लिखने का आपका अच्छा फ्लो रहे, ठीक है, पूरा ध्यान अपने पेपर पे हो, आप भूल जाएं कि और कोई बैठा है वहां पे, ठीक है, आप पूरा एकाग्रता अपना वहां पे रखें, अपने आंसर्स में रखें, तो आपके आंसर बहुत अच्छे बनेंगे और आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। अच्छे से पढ़ के जाएं और आप पहले दिन एकदम रिलैक्स हो जाएं और टेंशन फ्री हो जाएं। जितना भी पढ़ा है उनको आप रिवाइज करें। वैसे इस बारे में मैं एक वीडियो और बनाऊंगा कि हम कैसे अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करें। हम पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, उसका कारण क्या है, इस बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। वो भी मैं आपको वो भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होंगे। वो मैं मोटिवेशनल चैनल पर बनाऊंगा। ये मेरा एजुकेशनल चैनल है जिस पर आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के ढेर सारे वीडियोस देख सकते हैं। मैथ्स के तो आपको 10th, 11th, 12th, बीएससी, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें व्याख्याता भर्ती परीक्षा और शिक्षक भर्ती परीक्षा की अभी वीडियो सीरीज चल रही है। तो आप मैथ्स की बेसिक नॉलेज अगर लेना चाहें, मैथ्स को अगर शुरू से सीखना चाहें, तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं तो कहता हूँ आप सब के लिए ये चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी ना कभी हम आगे जब अपनी कक्षाओं को पास करके जब आगे बढ़ते हैं तो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करना ही पड़ता है और उसमें गणित तो रहता ही रहता है। तो गणित को अगर बेसिक से पूर्ण डिटेल के साथ एडवांस लेवल तक अगर अच्छे से समझना हो, तो ये चैनल आपको सदा काम आएगा, हमेशा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप सभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अभी भी आप देखेंगे 800-850 से भी ऊपर वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अनेक प्लेलिस्ट में आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे और हर टॉपिक को बहुत डिटेल में समझाया गया है। तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें। अभी आपको जो जानकारियां दी गई हैं उन जानकारियों को आप अच्छे से मनन करें और उसको फॉलो करें। आपका पेपर बहुत अच्छा बनेगा, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। कुछ जानकारियां अगर बच गई हों बताने को, तो अगर मेरे को याद आ जाएंगी तो मैं उसके लिए और वीडियो बनाऊंगा। और आपका स्ट्रेस लेवल कैसे आपको मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, ये सब पर मैं आपको वीडियो इसके बाद आपको बना करके भेजूंगा। वो अपलोड होंगे हमारे मोटिवेशनल चैनल पे, एक अलग चैनल है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो हम आशा करते हैं और विश्वास भी रखते हैं इस बात का कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी का पेपर बहुत अच्छा बने, आप सभी खूब अच्छे से पेपर बनाएं और खूब सफल हों, सबके सब बहुत अच्छे नंबरों से पास हों, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और आप सभी मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, हमेशा हंसते रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।